यहाँ से लाइन गई, वहाँ जीने पर लाइन इतनी भीड़ मतलब एक दूसरे पर चढ़ गए। मतलब पीछे से किसी ने नहीं रोका नहीं, अगर पीछे से रोका ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकालने का जगह नहीं सर, एक तो कोई निकालने वाला नहीं था और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आगे। मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। आपने लाशें खुद निकाली है साहब, फैमिली आए थे। दोस्तों, बिहार राज्य का एक जिला होता है नवादा। नवादा का एक गांव पड़ता है पटवासराय। दरअसल वहां से उस गांव से एक व्यक्ति हरियाणा राज्य के झज्जर में कॉल करता है। झज्जर में एक ईंट भट्टा होता है, ईंट भट्टे में काम करने वाला राजकुमार नाम का एक व्यक्ति होता है। राजकुमार को कहा जाता है गांव में सर्वे के लिए टीम आई थी। जो टीम सर्वे कर रही थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना और साथ ही जॉब कार्ड बनाने के लिए सर्वे कर रही थी। हम तो तुम्हारा नाम लेकर के बता दिए, वो काफी दूर रह करके, करीब 1200 किलोमीटर दूर रह करके वो मजदूरी कर रहा है घर चलाने के लिए। अगर तुम्हारा नाम इसमें शामिल हो जाता तो तुमको कुछ पैसे मिल जाते। राजकुमार जैसे ये बात सुनता है वो अपने पत्नी से कहता है कि अगर हम लोग को इस योजना का लाभ लेना है तो हम लोगों को गांव जाना ही पड़ेगा। यानी 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सरकार के उन तमाम अधिकारियों से मिलना ही पड़ेगा अगर लाभ लेना हो तो। पति पत्नी बेटे बेटी के साथ वो चारों लोग निकल जाते हैं अपने गांव के लिए। अब कुछ ही दूर निकले थे कि एक ऐसा हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक दो नहीं, करीब करीब 18 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और 23 लोग, कोई बताता है 45 लोग गंभीर रूप से घायल होता है। क्या हादसा है, क्या कहानी, इस हादसे गूंज फिर पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। हर कोई इसी घटनाक्रम के बारे में चर्चा करना, बातें करना शुरू करता है क्योंकि ये घटना इतनी भयानक जो थी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना है। दरअसल रात के 9:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। लोगों की संख्या स्टेशन पे कुछ इतनी थी जितनी की रेलगाड़ी होती ना, रेलगाड़ी से कहीं ज्यादा दूर तक लोगों की सर ही सर नजर आ रहे थे। यानी जहां जहां तक कैमरे ने कैद किया वहां तक लोगों की सर ही नजर आ रहे थे। ट्रेन छोटी दिख रही थी, प्लेटफॉर्म भी छोटे दिख रहे थे, भीड़ ज्यादा दिखाई दे रहा था। तभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि 9-9:30 बजे के आसपास का समय हो चला है। भुवनेश्वर राजधानी साथ ही स्वतंत्रता सेनानी दोनों ही गाड़ियां अभी बची हुई। शनिवार का दिन होता है और समय से अगर पहुंच जाएंगे तो दिन भर वहां रहेंगे। यानी ये कह कि प्रयागराज के महाकुंभ में रहेंगे, नहाएंगे, उसके बाद शाम को फिर से ट्रेन से वापस लौट जाएंगे। और जैसे इस तरह की बात आपस में लोग बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में लोगों ने आपस में ही इस बात को अंदाजा लगाया कि एक अनाउंसमेंट किया गया है। दरअसल लोगों की जो संख्या थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 के ऊपर थी और आवाज लग जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की। 16 के ऊपर एक ट्रेन जो कि प्रयागराज मिला स्पेशल जाने के लिए तैयार खड़ी है। लोगों ने जब इस तरह की बातें करना शुरू किया, अरे हम खड़े तो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे स्पेशल महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आ रही। अब लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चलना शुरू किया और सबको क्या था कि जल्दी भाग दौड़ के अगर जल्दी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो जल्दी सीट मिल जाएगी। जो भी दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक का जो सफर था वो आराम से कट जाएगा। सीट लेने के लिए भागम भागी करते हैं। अगर कोई पहले पहुंच जाएगा तो 1-2 सीट तो ले ही लेंगे ताकि परिवार के बाकी लोग भी उस सीट पर बैठ सके। अब यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जो लोग भागना शुरू किया, दौड़ लगाना शुरू किया, कुछ लोगों ने सामान के साथ, कुछ लोगों ने बिना सामान के साथ, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, आदमी हो, ये सब दौड़ने लगते हैं। उनका केवल मकसद ये होता है कि हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से प्रयागराज जाने वाली अंतिम ट्रेन हो और ये ट्रेन छूटनी ही नहीं चाहिए। ट्रेन अगर छूट गई या उसकी सीट नहीं मिली तो फिर ये सफर काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म से दौड़ना शुरू करते हैं। अब 16 की तरफ जब ये लोग जा रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ, तो वहां एक सीढ़ी थी। सीढ़ी से पहले चढ़ना था, फिर उतरना था। जब सीढ़ी से उतरने वाली बात आती है तो लोग जो जा रहे हैं उसका किसी का पैर फिसलता है, एक का पैर फिसलता है, दूसरा का फिसलता है, तीसरा का फिसलता है। ऐसे करके सैकड़ों देखते ही देखते लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो महिलाएं होती है, महिलाएं भाग नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती, बच्चे दौड़ नहीं पाते। बड़े जो होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो जवान जो होते हैं, उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाला, अपनी ताकत का सहारा लिया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं।
यहां से करीब करीब आधे घंटे तक का समय, करीब कह सकते हैं 25 से 30 मिनट तक का इस तरह का दृश्य रहा। यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई सीआरपीएफ वाला होता है, ना जीआरपीएफ वाला होता है, या रेलवे के जिसके ऊपर जिम्मेदारी होता है ना वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों तो अपने मोबाइल निकाले के बाद वीडियो बनाना शुरू किया, देखना शुरू किया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आज तक इतनी तमाम सारी भीड़ इतनी एक साथ देखी नहीं थी। जो लोग वीडियो बना रहे थे साथ में कई सारे कैमरे चल रहे थे, लेकिन जो लोग दबे रहते वो और दब जाते हैं, जो भाग रहे थे वो और तेज भागने की प्रयास कर रहे थे। उनकी प्रयास थी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जो महाकुंभ मेला स्पेशल जो रेलगाड़ी खड़ी है उसमें सीट पकड़ने की किसी भी तरीके से। दरअसल कुछ ऐसा ही 9:26 तक से ये कहानी शुरू होती है, 10 बजे तक ये घटना चलती रहती है। ये संगम बिहार दिल्ली के रहने वाली एक पिंकी नाम की होती है, जिसका उम्र करीब 37 वर्ष होती है। उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार के करीब संख्या थी 12-13 लोगों की आसपास की। ये लोग, इनकी किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं होते, स्लीपर के लिए इन्होंने टिकट लिए थे, लेकिन आपस में लोग बातचीत करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, और वैसे भी रात का समय, आपस में बातचीत करते हुए कब सफर हम लोग का कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी ट्रेन में टीटी तो आने वाला नहीं है जांच पड़ताल करने के लिए, चलो चलते हैं। यह भी इसी के अंदर भाग रहे थे, पिंकी भी साथ में भाग रही थी। पिंकी अब जैसे उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है, जब वो भीड़ में दबने लगती है, जब पैरों तले कुचले जाती है, तब परिवार के किसी की नजर पड़ती है कि पिंकी तो गिर चुकी है, दब चुकी है। पिंकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसको खोजने में काफी समय लग गया था। जब जो पब्लिक है, जो भीड़ है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो आदमी जो दबा हुआ है, उसमें जब निकलते हैं तो पिंकी का हाथ पैर काम करना बंद कर देता। उसकी भाभी, भतीजी, बेटे, उसके पति, उसके भैया, सब कोई उसके हाथ पैर को मसलना शुरू करता है ताकि इसके हाथों में गर्माहट आए, ताकि इसके सांस लौट करके आ जाए जीवित। लेकिन ऐसे करते करते करीब 1 घंटा का समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। पिंकी की सांस में सांस नहीं आती है और पिंकी मर जाती है। पिंकी का मरना था, उसके बाद लोगों का रोना पीटना शुरू होता है। ऐसे ही कहानी एक शुरुआत होती है। एक इंदिरा इनक्लेव फेज नंबर 2 किरारी दिल्ली का रहने वाला एक फौजी होते हैं उमेश गिरी। वो उनकी अपनी पत्नी सीलम और 3 बेटी और एक बेटे के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे थे। पति पत्नी और बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे कि तुमने तो अच्छा काम किया कि एसी कोच का टिकट कर लिया है, हमें सिर्फ अपने सीट देखनी है, सीट पे बैठनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और जब सीट मिल जाएगी तो आराम से बैठ करके निकल जाएंगे। बस डर ये भी था कि अगर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे, ये कहा जाता कि बिहार के मधुबनी की एक वीडियो होती है जिसमें किसी ने एक लात मारी और एसी कोच का शीशा तोड़ा, उसके अंदर घुस जाता है। तो बेटी अपने पापा से कहते हैं कि अगर पापा हम सही समय पे अपने ट्रेन की सीट पे नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि हमारे सीट पे कोई बैठ जाएगा, फिर हम उसको उठा नहीं पाएंगे, भले ही कोई एसी बॉगी हो, एसी कोच हो, या स्लीपर हो, या जनरल हो, या कोई और जगह या कोई और ट्रेन हो। उमेश कहते हैं ठीक ठीक जल्दी जल्दी भागते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। उनकी पत्नी की जो थोड़ी हेल्दी बॉडी होती है, बेटा बेटी जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन पत्नी थोड़ा भारी भरकम। लेकिन ये लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, बच्चियों को तो बचा लेते हैं, बेटियों को तो बचा लेते हैं उमेश गिरी। लेकिन पत्नी जो होती है, वो जो भगदड़ होती है, उस भगदड़ में उमेश गिरी की पत्नी जो है लोगों के पैरों के हिस्से बन जाते हैं। लगातार उसके ऊपर लोग चल रहे थे, उस बीच में जो उमेश गिरी होते हैं वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी पुलिस वालों को आवाज लगाते हैं, कभी आरपीएफ, कभी जीआरपीएफ वाले को, कभी मतलब कहते हैं ना सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको आवाज लगाते, कभी यहाँ पे हष्ट पुष्ट तगड़ा सा कोई व्यक्ति दिखाई देता उसको भी बुलाते हैं, कहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी इसके भीतर दब गया, मैं उसको बाहर निकालो, देखो मेरी पत्नी जीवित भी है कि नहीं। इस तरह की बातें जो है, इस तरह की बातें वो करते हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसने भी उस भगदड़ के भीतर जाकर के अपनी पत्नी को निकालने की जब उमेश गिरी प्रयास किया, जब उनको बाहर खींच करके एक पुलिस वाले की मदद से, चाहे तो फौजी कहा जाता है, उसकी मदद से जब सीलम को जब बाहर निकाला जाता है उस भीड़ से, तो सीलम ने भी दम तोड़ दी थी, मर चुकी थी। 3 बेटी और 1 बेटा बच जाता है, लेकिन उमेश गिरी जो फौजी होता है उसके हाथ पैर में जगह जगह पर काफी सारे चोटें आई थी। जब मीडिया पत्रकार ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो उन्होंने अपने रो करके अपनी कहानी को कुछ इस तरीके से बताया था। दरअसल कहानी आगे बढ़ती है। एक राजकुमार मांझी होते हैं जो हरियाणा के झज्जर में, जो ने शुरुआत में कहा ईंट भट्टे में काम करता है, और वो रहता है बिहार के नवादा का एक पटवा सराय गांव पड़ता है, वहां का निवासी होता है। वहां से फोन जाता है उसे कि तुम्हारे घर के ऊपर एक कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना या जॉब कार्ड वाली जो है ना टीम आई थी, तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हारे बारे में बता दिया गया, अगर तुम्हारा नाम उसमें शामिल हो जाएगा तो सरकार से कुछ फायदा मिल जाएगा। राजकुमार मांझी जैसे इस तरह की बात सुनता है तो अपने पत्नी से जिक्र करता है, हमें भी लाभ लेना है, हमें घर जाना चाहिए। 15 फरवरी की रात वो भी
उन्हीं ट्रेन के अंदर जाना चाहता था। जो ट्रेन का रूट था प्रयागराज से होकर के जाने वाला था, इसीलिए वो अपने पत्नी, बेटे जिसकी उम्र करीब 4 साल होती है, बेटी जिसकी उम्र करीब 8 साल के आसपास होती है, वो उनके साथ उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पत्नी और जो बेटी होती है 7-8 वर्ष की, वो उस भगदड़ में उन पैरों के तले कब दब करके दम तोड़ देती है। लेकिन जो बेटा है वो कहते हैं तो किसी ने तुम्हारे बेटा को तो सुरक्षित देखा, जिसका नाम अविनाश बताया जाता है, अविनाश को तो ठीक ठाक सुरक्षित देखा, लेकिन वो है कहाँ कि रात के करीब 9:26 पे जो दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे भगदड़ होती है। अगला दिन 16 फरवरी 2025 के दोपहर का वक्त हो जाता है। वो अपने बेटे को ही तलाश करते रहता है, ढूंढ रहा है, हर जगह ढूंढने का प्रयास किया कि सच में उसको बेटा मिला या नहीं मिला, कहाँ है क्या नहीं है। फिलहाल इसके बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन खैर उस किसी योजना का लाभ वो न मिल पाएगा, न अपनी जिंदगी भर अपनी बेटी और पत्नी को लेकर के रो रो करके राजकुमार का ऐसे ही बुरा हाल होते रहता है। उसके साथ जो घटना घटी है, ये सच में कहते हैं ना कि जाकर पैर न फटे विवाही जो के मतलब उसके साथ जो घटना घटी है उसकी दर्द कोई और कैसे महसूस कर सकता है। वो तो दर्द वही महसूस करता है। एक लड़का और 15 साल का उम्र होता है, पटना बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली से आगे उसको पानीपत जाना था, और पानीपत में वो अपने मामा के यहाँ जा रहा था अपने मामी को लेकर के। मामी का नाम होता है ललिता, और ललिता को 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। उसका पति पानीपत के अंदर रह करके कोई कचरा बनता है या कूड़ा बनता है, कुछ इस तरीके से कुछ अपना रोजगार तलाश करते हैं। ललिता को लेकर के भांजा जा रहा था और वह भी इस भीड़ का हिस्सा वहां पर बन जाता, जो भगदड़ हो रही थी इस भगदड़ का हिस्सा बन जाता, और ललिता इसी भगदड़ में इसी भीड़ में दब जाता है। वो व्यक्ति लड़का अपने मामी को देख रहा था, वो बच्चा था 15 साल जिसकी उम्र थी, लेकिन वो अपने काफी होशियारी से अपना कदम उठाया। वो एक रेलिंग के ऊपर ऐसे कदम रखता है, उसके बाद जो ऊपर सेट जो था टीन सेट उसको पकड़ता है, यानी वो भीड़ का हिस्सा जरूर था। लेकिन जब उसको पकड़ लेता है तो एक मीडिया पत्रकार को अपने इंटरव्यू के दौरान बता रहा था कि हम अपने आंखों से देखे हैं कि एक एप्पल का मोबाइल फोन बचा, तो मेरा मन कर रहा था उस मोबाइल फोन को उठा लूं। यदि मैंने उस मोबाइल फोन को अगर उठाया होता तो शायद उस भगदड़ में आज हम भी मर जाते, मारे जाते। उसके बाद वो अपने मामा को कॉल करता है, संतोष नाम का मामा होता है, उसको फोन किया कि मामा हम ऐसे आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी है। उस लड़के के पास में जब इसका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, उसके पास में एक लड़की होती है, वो बड़ी बेटी होती है, उसके जो छोटे भाई होते हैं वो एक कपड़े से ढके हुए थे। वो कहती है कि हम इतने गरीब है कि हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि हम इस लाश को, अपनी माँ की लाश को ले जा करके उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करवा दे, जाए तो कैसे जाए। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर दी, जहां जहां तक के मृतक हैं उनके मृतकों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक ऐसा ही छपरा बिहार के रहने वाले सोनपुर एक जगह पड़ती है, वहां की पूनम होती है। पूनम दरअसल दिल्ली आई थी घूमने फिरने के लिए किसी काम से, तभी उसके पति का गुस्से में फोन आता है, तुम कितने दिन दिल्ली में रहोगे, वापस घर आओ, अब तो काफी दिन हो गए। अब पूनम पे लगातार इस तरह के दबाव पर रहते, इसलिए पूनम सीधा अपने पति की बात मानती है और वो दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुक कर जाती है, यानी सपरा आने चाहती है। सपरा से उसको सोनपुर जाना था, लेकिन वो भी दिल्ली के भीतर इस भगदड़ का हिस्सा बनती है। उस भगदड़ में वो भी मारी जाती है। और इस परिवार वालों को जहां जिनकी रिश्तेदारी में आई थी, अनुराग गुप्ता एक बताता है, उसकी मामी लगती है, मामी के बारे में पता चल जाता है कि उसकी मामी इस तरह से भगदड़ में मारी गई है। तो उसने उसे देखने की तमाम प्रयास किया, उसके तमाम सारे लोग देखने के प्रयास किया, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, कुछ एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी कराई कि डेड बॉडी को उनके गंतव्य, उनके पते के पे पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। उनका एक ही मकसद था, किसी मीडिया वाले की इन लाशों पर नजर ना पड़े कि संख्या ना गिनती करने लगे कितनी है, क्या है और क्या कुछ है। वो इतनी सारी प्रयास थी, बस रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ सुथरा किया, बल्कि बहुत सारे लोगों के चप्पल, जूते, बैग, उनके सामान इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा था। महज करीब आधे घंटे के भीतर जितनी देर लाशों के ढेरों को इकट्ठा किया गया था, जितनी देर में 23 से 45 रामन और रियाम जो घायलों को पहुंचा गया, उनसे कम समय में सबसे पहले वहां की साफ सफाई करवा दी गई थी, ताकि कोई वीडियो, कोई फोटो न वायरल होने लगे। मरने वालों की संख्या शाम तक 18 के आसपास जाती है, घायलों की संख्या 23 बताया जाता है, कहीं पे 45 बताया जाता है। मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा के 1। अगर हम नाम की बात करें तो उसमें आहा देवी है, जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष के आसपास होती है, बिहार के रहने वाले होते हैं। पिंकी देवी जो कि 41 वर्ष की होती है, जो कि दिल्ली के रहने वाली होती है। शीला देवी 50 की उम्र होती है। व्योम जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। पूनम देवी, साथ ही ललिता देवी, सूर्यजीत 11 वर्ष की होती है। कृष्णा देवी 40 वर्ष की होती है। विजय साहा करीब 15 वर्ष के होते हैं।
10 के साल के 12 साल के नीरज होते हैं जो बिहार के रहने वाले होते हैं, शांति देवी जो बिहार के रहने वाले थे जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास बताई जाती है, संगीता मलिक जो लगभग 34-35 साल की होती है हरियाणा के रहने वाली, पूनम 34 साल की दिल्ली के रहने वाली, ममता झा दिल्ली के रहने वाली, एक युवती रिया सिंह होती है 7 साल की होती है, बेबी कुमारी होती है 24 साल उम्र की होती है दिल्ली के रहने वाली, मनोज 47 वर्ष के होते हैं दिल्ली के रहने वाले ये होते हैं। सरकार ने इन तमाम मृतकों को 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था, उनकी मुआवजे की व्यवस्था, साथ ही 1 लाख रुपए जो मामूली रूप से घायल हैं उनके लिए व्यवस्था की गई। खैर, जैसे ही इस खबर सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश भर में वायरल होती है कि भगदड़ हुआ है, लोग महाकुंभ में जा रहे थे, इसलिए जब भगदड़ होने के बाद अब सरकार अपनी सफाई देना शुरू करती है, विपक्ष भी इस पर सवाल खड़ा करता है, मीडिया भी रिपोर्ट करना शुरू करती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जब 1500 से ज्यादा सामान्य टिकट बिक चुके थे 1 घंटे के भीतर, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी। बताया जाता है, कहा जाता है कि 7 बजे से रेलवे स्टेशन पर यानी मुसाफिरों की भीड़ लगना शुरू हो गया था। ट्रेन से कहीं ज्यादा लोगों की सर दिखाई पड़ी, जितनी लंबी ट्रेन होती है उससे ज्यादा लंबी लोगों की भीड़ थी। अब ट्रेन से ज्यादा दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था दिल्ली का जहां पर भीड़ नहीं दिखाई दे रहे थे। कुली जो काम करने वाले थे या पेंटर काम करने वाले थे कह रहे थे कि वो अपने जीवन में इतनी सारी भीड़ इस रेलवे स्टेशन पे देखी नहीं। बहुत बार यहाँ पर आना जाना होता है लेकिन इतनी संख्या कभी देखा नहीं। लोगों ने कहा आस्था का विषय है, लोग महाकुंभ के भीतर स्नान करने नहाने के लिए श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मीडिया पत्रकार ने जो महाकुंभ के भीतर पहुंच चुका था, इस ट्रेन जैसे महाकुंभ में पहुंचती है, जो ट्रेन से जाने से पहले भगदड़ होती है, तो उसमें से एक व्यक्ति के सामने जब माइक लेके जाया जाता कि सफर कैसा रहा, वो कहता है कि 8 घंटे तक हमने टॉयलेट नहीं किया। तो उसने पूछा कि टॉयलेट क्यों नहीं किया था। उसने कहा कि अगर मैं अपनी सीट छोड़ देता तो मेरे हो सकते थे कि वो सीट दोबारा हमें मिलती नहीं, इसलिए मैंने अपने टॉयलेट को रोका रखा और कोई टॉयलेट वगैरह 8 घंटों तक नहीं किया। ये तो उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि ये कहे कि ज्यादातर लोगों की ऐसी परिस्थिति, चाहे एसी बॉगी हो, स्लीपर बॉगी हो या फिर जनरल बॉगी हो, हर जगह आदमी अब चाहे सीट हो या ऊपर जहां भी हो, जहां पर भी रहने या टॉयलेट के भीतर लेट कर बैठ कर सोकर जैसे भी जा रहा था लोग वैसे सफर करता है। लोगों की कोशिश होती है किसी भी तरीके से प्रयागराज के उस महाकुंभ में डुबकी लगाए, स्नान लगाए, पता नहीं भले चाहे उनके साथ जो भी कुछ हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, नहीं किसी का दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना है, आपको जताना है और शासन प्रशासन को इस बात का एहसास दिलाना है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से अगर निभाए तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आम आदमी की मौत न हो। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।